50 लाख? हाँ, उस रात से इस घर से 50 लाख रुपए गायब है, उस तिजोरी से जिसकी चाबी विनोद के पास हुआ करती थी। और इतना ही नहीं, पहले भी विनोद हमें ब्लैकमेल कर चुका है और उसे 6 महीने की जेल भी हुई थी। ब्लैकमेल? मैं समझा नहीं, किस चीज के लिए? आइए बैठिए, बताता हूं। मैं देख पा रहा हूं इंस्पेक्टर साहब कि आपकी आंखें कब से हमारी इस आलीशान हवेली को टटोल रही हैं। जी हाँ सरपंच जी, सही समझे हैं आप। मैं जानने के लिए उत्सुक हूं कि आप आखिर बिजनेस क्या करते हैं, जबकि इस गांव के लोग खेती बाड़ी, मजदूरी और गाय का दूध बेचने के अलावा और कोई व्यापार नहीं करते। इनके अलावा बचा तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे काम उठाना, जिसमें इतना पैसा है नहीं। कहीं आपकी छिपी हुई सोने की खदानें तो नहीं है? सोने की खदान तो नहीं, लेकिन सागौन के कई सारे बागीचे हैं। सागौन? लेकिन सागौन के पेड़ तो इस गांव में है नहीं। एक मिनट, कहीं आपके बगीचे उस नक्सल एरिया में तो नहीं है? जी हाँ, नक्सल एरिया में ही हमारे सागौन की खेती है और उन्हीं के लोग इस धंधे में मजदूरी करते हैं। सरकार और प्रशासन को इस बात की भली भांति जानकारी है। वो सिर्फ इस बात से आश्वस्त हैं कि इसी बहाने वो लोग नक्सलवाद से दूर तो रहते हैं। ठीक है, पर इस सब में विनोद कहां से आया? क्या करता था वो आपके लिए? लेट मी टेल यू इंस्पेक्टर, विनोद हमारे यहाँ अकाउंटेंट था जो सिर्फ सागौन के बिजनेस को देखता था। पापा ने खास उसके लिए ऑफिस भी बनवाया था जिससे उसकी ट्रैवलिंग कम हो सके और वो अपने माँ बाप के साथ रह भी सके। बट दैट बास्टर्ड, एक दिन मैं और पापा साइट विजिट पे गए। पापा को चंदन पे बहुत भरोसा था, इसलिए सारा काम उसके भरोसे छोड़ा था। खैर, सुबह के कुछ 11 बज रहे थे जब हम ऑफिस पहुंचे। कैसे हो विनोद? काम में कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? अरे सरपंच जी प्रणाम, सब बढ़िया है, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलो अच्छी बात है। फिक्र क्यों ना करे विनोद, अगर तुमने काम में गफलत किया तो? क्यों पिताजी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो चंदन? तुम नहीं, आप पुकारो मुझे। तुम्हारे साथ नहीं काम करता हूं मैं, तुम्हारा बॉस हूं मैं। बॉस मतलब? मैं समझा नहीं। अरे भाई विनोद, जाहिर सी बात है, मेरे बाद धंधा तो यही देखेगा ना। तो आज से ही मैंने सारा काम चंदन को सौंप दिया है। ओह, अच्छा। ये तुम्हारे माथे पे पसीना कैसा विनोद? टेंशन मत लो, एकदम चिल बॉस हूं मैं, समझे? जी, वैसे आप बॉस बन के सुनकर बड़ी खुशी हुई। मैं अभी मिठाई मंगवाता हूँ, आज आपकी तरक्की हुई है ना। ए हरिया, जरा शहर जाके मिठाई तो लेके आ। मिठाई तो बाद में खाई जाएगी विनोद, पहले जरा बैलेंस शीट देख लें। देखें तो कि तुमने 15 दिनों में कौन सा आउटस्टैंडिंग काम किया है। चंदन, विनोद बहुत जिम्मेदार है, समझे? इतने साल हो गए उसे यहाँ, कभी उसने यहाँ का वहाँ एक पैसा नहीं किया। तुम उसमें आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। पापा, आपको तो पता है कि जब तक मैं खुद इंसान को परख न लूं उस पर भरोसा नहीं करता। तो विनोद, कागज हो जाए? जी, अभी लाया। ये लीजिए चंदन जी। हाथ क्यों कांपने तुम्हारे विनोद? तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है। वो सोमवार का उपवास रखा है तो थोड़ी कमजोरी है। कमजोरी? सेल्स इनवॉइस मई, जून, जुलाई, वर्कर्स की सैलरी, ट्रांसपोर्ट की रसीदें, पेट्रोल का खर्चा, ड्राइवर की सैलरी, टैक्स का भुगतान, सब ठीक। मुनाफा? ये क्या? देखा पापा, हो गई ना गड़बड़। कैसी गड़बड़? भाई, हमारे बिजनेस में मुनाफा यानी प्रॉफिट मार्जिन पिछले 16 महीनों से लगातार 120 से 150% रहा। और पापा, जरा शादी में क्या गए और तुमने तो 180% का मुनाफा दिला दिया। क्या? 180% का मुनाफा? वाह विनोद बेटा, वाह, कमाल ही कर दिया तुमने तो। देखा चंदन, मैंने कहा था ना कि बड़ा होनहार लड़का है ये। लेकिन तूने ये किया कैसे विनोद? हाँ भाई विनोद, हमें भी तो बताओ। जी, बस वर्कर्स की शिफ्ट बढ़ा दी और शहर से 2 नए खरीदार भी लेकर आया।
और वैसे भी हमारे यहाँ लकड़ी की कमी तो नहीं, इसीलिए बढ़ गया मुनाफा। बहुत खूब बेटा। अरे ये चंदन तो कह रहा था कि यहाँ आकर तुझे धंधा सिखाएगा, मुनाफा बढ़ाने के तरीके बताएगा, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि चंदन को ही तुझसे सीखने की जरूरत है। मैं क्या सिखाऊंगा छोटे मालिक को, मैं तो एक छोटा सा अकाउंटेंट हूँ। अरे मेरी बातों का बुरा मान गए क्या विनोद? ये क्या छोटे मालिक लगा रखा है? कॉल मी चंदन। पापा, शहर में जो कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं ना, वहाँ पर लोग अपने बॉस को नाम से ही बुलाते हैं। इससे क्या होता है ना कि छोटे बड़े का फ़र्क मिट जाता है। फिर ना किसी के अहंकार को ठेस पहुँचती है, ना कोई छोटा महसूस करता है। मैं ये कल्चर हमारे गांव के व्यापार में भी लाना चाहता हूँ। शहर के रीति रिवाज शहर तक ही सीमित रहे तो बेहतर है, यहाँ की रीत कुछ और है। खैर मुझे अब चलना चाहिए। चंदन, यहाँ का काम अब तुम देख लो। तो आपके समझ में आया कि विनोद क्या चाल चलने की कोशिश कर रहा था इंस्पेक्टर? माफी चाहता हूं, लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा। विनोद ने तो उल्टा आपका फायदा करा के दिया। जिसकी रसीद और बैलेंस शीट भी आपको उसने दिखाई, तो उसने धोखाधड़ी कैसे की? मैं बताता हूँ। उस रात मैं वहीं ऑफिस पे रुका था। शहर से मैंने स्कॉच बोतल लाई थी, जिसे मैं बाहर जंगल में बैठकर पीने वाला था। विनोद शराब नहीं पीता, इसलिए वो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल लेकर मेरे साथ बैठ गया। अरे बस कीजिए छोटे मालिक, कितना पिएंगे? अरे अभी तो 3 ही गिलास हुए हैं। तुमने क्या छोटे मालिक लगा रखा है? मैंने कहा ना, कॉल मी चंदन। ठीक है चंदन जी। हाँ, अब सही है। यार विनोद, मैंने अपने पापा को ज़्यादा खुशी दी नहीं जिंदगी में, सिर्फ उनका पैसा उड़ाया है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, उनके इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अरे आप क्यों चिंता करते हैं, मैं हूं ना। आप मालिक हैं, मालिक की तरह रहिए, एंजॉय कीजिए, शराब पीजिए, और ये सब लकड़ी मजदूर का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। छोड़ तो मैं देता विनोद, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब कि फाइल देते वक्त तुम्हारा हाथ कांपना, अचानक इतना मुनाफा देना, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ना कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। कुछ नहीं चंदन जी, आपको बस चढ़ गई है, इसीलिए आपके दिमाग में गलत सलत ख्याल आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है। फिल्में बहुत देखता हूँ ना मैं, इसलिए। चलो अब चलते हैं, सुबह माल की डिलीवरी भी देनी है ना। हाँ आइए। पैर संभाल के थोड़ा सा। हाँ हाँ। फिर विनोद मुझे अपने ऑफिस के पीछे वाले कमरे में ले आया और मुझे वहाँ सुला दिया। करीब रात के 2 बज रहे होंगे जब किसी की फुसफुसाहट हुई और मेरी नींद खुल गई। मैंने कमरे के दरवाजे से झांक कर देखा तो बाहर विनोद और एक मजदूर बैठा था। दोनों परेशान से नजर आ रहे थे। मालिक, क्या आप सब बंद करना पड़ेगा? नहीं, ऐसे नहीं बंद कर सकता मैं सब कुछ। इतने दिन लगे हैं इस प्लान को कामयाब बनाने में। सही कहा आपने। मुनाफा भी तो इस बार 250% दिया है आपने, पहले से करीब 100% ज्यादा। आपका तो हक बनता है उन पैसों पे। माल चाहे व्हाइट में बेचा जाए या ब्लैक में, माल तो माल होता है मालिक। लेकिन इस बीच ये साला चंदन कहाँ से आ गया समझ नहीं आता। शहर में था, वहीं रहता। मैंने 250 की जगह 180% मुनाफा दिखाया, क्योंकि सरपंच तो इतने में भी खुश हो जाता और पूरा धंधा मुझे संभालने को देता। पूरी जिंदगी उस बूढ़े सरपंच की हमाली की, अब इस चंदन के तलवे नहीं चाटूंगा मैं। आपकी वजह से तो मैंने भी बहुत कमाया है मालिक। आप जो भी प्लान बनाए मालिक आगे का, हम आपके साथ हैं। और मालिक, जरूरत पड़ी ना तो नक्सल साथियों की मदद से उसे रास्ते से भी हटा सकते हैं। हाँ, हुजूर कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा। उस वक्त विनोद और उस मजदूर की बातें सुन के मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा उस रात ही विनोद और उसके नक्सली साथी मुझे मार देंगे, इसलिए सुबह होने से पहले ही वहां से मैं भाग निकला। फिर जब सुबह घर आया तो आते ही पापा को पूरी बात बता दी। हाँ इंस्पेक्टर, उस सुबह चंदन ने मुझे आकर सब कुछ बताया। तो फिर आपने क्या किया? क्या करता? चंदन जब सुबह आया तो समझ गया कि उसने शराब पी रखी है।
और आंखें भी लाल थीं। उसका तो स्वभाव ही ऐसा है कि हर किसी में कमी नजर आती है उसे। और विनोद के बारे में कभी उसकी राय अच्छी थी भी नहीं। तो लगा कि उसने देर रात कोई सपना देखा होगा, इसलिए मैंने उसकी उन बातों को तब ज्यादा महत्व नहीं दिया। पापा ने तो मेरी बात ही नहीं मानी, लेकिन मैंने ठान ली थी कि विनोद का असली चेहरा मैं पापा के सामने लाकर रहूंगा। फिर कुछ दिन तक मैं ऑफिस गया और विनोद की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखने लगा, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। विनोद सागौन की लकड़ियों की कालाबाजारी इतनी सफाई से करता था कि किसी को कानों कान खबर नहीं लगती थी। फिर मैंने एक तरकीब लड़ाई। उस दिन मैं काम से जल्दी छुट्टी लेकर घर आ गया और रात के अंधेरे में चुपके से वापस जंगल गया। ए चलो रे, जल्दी जल्दी यहाँ चलाओ, 15 मिनट में ट्रक लोड करके रवाना करना है। वहां मैंने देखा कि विनोद कुछ चंद मजदूरों से सागौन की लकड़ियां ट्रक में लोड करवा रहा है। उस ट्रक की नंबर प्लेट भी हटा दी थी उसने, और वहां वो मजदूर भी था जो उस रात मुझे ऑफिस कैबिन में दिखा था। मुझे जानना था कि आखिर ट्रक जा कहाँ रहा है, इसलिए मैं चुपके से उस ट्रक के पीछे जाकर बैठ गया। फिर वो ट्रक जंगल से निकल गया। ये ट्रक जा कहाँ रहा है? ये तो उस तरफ है, तो फिर ये कौन सा रास्ता है? समझ गया, ये पुलिस की नाकाबंदी और टोल से बचने के लिए इस रास्ते से जा रहे हैं। बाहर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, दूर दूर तक बस जंगल ही जंगल, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये किसका ट्रक है? वही रुको, बिल्कुल हिलने की कोशिश मत करना। ड्राइवर वही अंदर बैठे रहो। ओह गॉड, ये तो पुलिस है। फिर मैं वहीं छुपा रहा और बाहर की आवाजें सुनता रहा, और मुझे सुनाई दी ड्राइवर की आवाज। हमने कुछ नहीं किया साहब, ये तो खाली ट्रक है। खाली ट्रक को इतने अंधेरे में कहाँ लेके जा रहे थे? फटाफट मुंह खोल, वरना हाथ पैर तोड़ दूंगा। और इस ट्रक की नंबर प्लेट किधर है? पता नहीं साहब। पता नहीं साहब? चल खोल इसे, दिखा क्या रखा है पीछे। हाँ, कौन है पीछे? सर मैंने कुछ नहीं किया है। ड्राइवर कौन है ये आदमी? तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर है क्या? हाँ साहब, ये चंदन जी हैं, हम इन्हीं के सागौन के बिजनेस में मजदूर हैं। सर आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। अब जो समझना है हम समझ लेंगे। चल उतर नीचे, चल। तब चंदन को जेल हो गई थी। उस रात के बाद हमारे परिवार की बहुत बदनामी हुई। हमारे रिश्तेदारों ने हमसे बात करना बंद कर दिया। एक पल के लिए मुझे भी लगा कि शायद चंदन ने यह सब किया है, लेकिन फिर मैंने एक रात खुद विनोद को ट्रक लोड करते हुए पकड़ लिया और इस बार पुलिस में खबर कर दी। उसके बाद मुझे बेल मिल गई और हमने उस विनोद को जेल भिजवा दिया। उसकी सजा तो खैर 1 साल की थी, लेकिन उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसको 6 महीने में ही रिहा कर दिया गया। 6 महीने की सजा कम नहीं होती सरपंच जी, लेकिन आपने अभी भी ये नहीं बताया कि उसने आपको ब्लैकमेल कब और किस बात पर किया। इंस्पेक्टर साहब, मेरे ख्याल से हमने आपको जितना भी बताना मुनासिब समझा बता दिया। अब आप जा सकते हैं। कुछ बातें निजी होती हैं, वो बाहर ना आए तो ही ठीक है। कहीं आप चंदन और उर्मिला के नाजायज रिश्ते के बारे में बात तो नहीं कर रहे? क्या है ना सरपंच जी, उर्मिला का पति भी मर चुका है और विनोद भी, और दोनों का कनेक्शन आपके बेटे से है। अच्छा होगा कि आप सब साफ साफ बता दें, वरना क्या इंस्पेक्टर? हाँ, अपनी औकात में रहे। जानता नहीं तो किससे बात कर रहा है? चंदन, आवाज नीचे। कोई झगड़ा नहीं चाहिए मुझे इस घर में। लेकिन पापा। बस, इंस्पेक्टर ठीक कह रहे हैं। 2 लोग मर चुके हैं और अगर इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है तो तुम्हें बताने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं तो बता ही देता हूं। विनोद जब जेल से छूटा तो उसे नौकरी देने को कोई तैयार नहीं था, इसलिए वो हमारे पास आया। ये बात किरत सिंह के मरने से 2 हफ्ते पहले की है। पापा मेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और हम उस दिन एक लड़की को पसंद करके घर लौटे थे। तब देखा कि विनोद बंगले के बाहर बैठकर हमारा इंतजार कर रहा था। लड़की तो बड़ी खूबसूरत मिली है हमारे चंदन को।
हमारा चंदन भी कोई कम है, हीरो दिखता है एकदम। गांव की सारी लड़कियां लट्टू हैं इस पे। सरपंच जी हमें माफ कर दीजिए, आपसे बस 2 मिनट बात करनी थी सरपंच जी। हे राम, कौन है ये आदमी? ये वो विनोद तो नहीं? चंदन की माँ, आप अंदर जाइए। क्यों रे विनोद के बच्चे, साले जेल में रहकर भी चर्बी नहीं उतरी है? इतनी हिम्मत कि फिर यहाँ चला आया। चंदन खोलो, छोड़ उसका। यहाँ तमाशा नहीं चाहिए मुझे। और तुम निकलो यहाँ से और मुड़कर वापस नहीं आना कभी। ऐसा मत कहिए सरपंच जी, आप मेरे पिता समान हैं। आप ही की वजह से मेरा घर चला है। मैंने कभी आपको धोखा देने के इरादे से कुछ नहीं किया। मैं तो उन नक्सलियों की बातों में आ गया। उनके कहने पर मुझे काला बाजारी करनी पड़ी। हरामजादे, तू उनको मना नहीं कर सकता था क्या? तेरी वजह से हमारे खानदान को पुलिस स्टेशन का, जेल का मुंह देखना पड़ा। बिरादरी में इज्जत उछाली गई सो अलग। अब अगले साल ग्राम पंचायत के चुनाव हैं। कौन वोट देगा हमें, बता? घर में खाने को कुछ नहीं सरपंच जी, प्लीज मदद कर दीजिए। पिता काम नहीं कर सकते, माँ भी बीमार रहती है। साले तुझे बोलना निकल यहाँ से। और अगर कोई काम नहीं दे रहा है तो सड़क पे जाके भीख मांग। ऐसा मत करो साहब, गलती हो गई। विनोद रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन हमने उसकी कोई मदद नहीं। उसके बाद वो 2 दिन कहाँ गायब हुआ किसी को कुछ पता नहीं। और फिर एक रात अचानक हमारे दरवाजे पे एक तेज खटखटाहट सुनाई दी। कौन है? अरे कौन है बदतमीज? कौन है इतनी रात गए दरवाजा पीट रहा है? जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने विनोद खड़ा था। उसकी आंखों में उस दिन की तरह आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने कुछ नहीं कहा और वो लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। उसकी आंखों की चमक और होठों की मुस्कुराहट देखकर मेरे हाथ कांपने लगे और धीरे से मैंने वो लिफाफा खोला। आखिर क्या था उस लिफाफे में? विनोद उस लिफाफे के कारण बहुत जल्द एक चक्रव्यूह में फंसने जा रहा था, जिसने आखिर उसकी जान ले ली। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस चक्रव्यूह की शुरुआत तो आखिर ज्योति से ही हुई थी।